हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 6 के इतिहास की पाठ 7 मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में मेनली हम चंद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। और इसमें किस तरह से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और उसका प्रचार प्रसार किया, इस पर मेनली हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध स्रोतों के अनुसार नंद वंश जो कि थे, उनके शासक धननंद द्वारा अपमानित आचार्य कौटिल्य, जिनको चाणक्य कहा जाता है, ने बालक चंद्रगुप्त को राजकीलिनम नामक खेल खेलते हुए देखा। बालक में विलक्षण नेतृत्व प्रतिभा देखकर चाणक्य ने उसे अपना शिष्य बना लिया और अपने साथ तक्षशिला ले जाकर विविध कलाओं की शिक्षा दी। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की कूटनीति एवं रणकौशल द्वारा नंदवंश के अंतिम शासक धननंद को पराजित कर 322 ईस्वी पूर्व में मगध में मौर्य वंश की स्थापना की। यूनानी सेनापति सेल्यूकस ने 305 ईस्वी पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया, जिसे चंद्रगुप्त ने परास्त कर दिया। सेल्यूकस को चंद्रगुप्त के एक संधि करनी पड़ी, जिससे चंद्रगुप्त को हिंदू कुश पर्वत तक के प्रांत जो है उन्हें उपहार में मिले। सेल्यूकस ने मेगस्थनीज नामक राजदूत चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा और इस प्रकार चंद्रगुप्त ने भारत में प्रथम बार एक केंद्र शासन के अंतर्गत विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त के लिए सेंड्रोकोट्स नाम का उल्लेख किया है। अब हम मौर्य प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे। मेगस्थनीज, जब आप जानते होंगे कि उनकी जो पुस्तक थी इंडिका, और कौटिल्य चाणक्य की जो पुस्तक थी वो थी अर्थशास्त्र। इन पुस्तकों से मौर्यों के विशाल प्रशासन तंत्र की जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त सारे अधिकार अपने ही हाथों में रखे हुए थे और राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित थी, जिसके सदस्य राजा को सलाह देते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। क्षेत्र विभाजन। जो साम्राज्य था वह प्रांत में बटा था, प्रांत उसके बाद जनपद में, और जनपद जो है वह नगर और गांव में विभाजित थे। और इनमें 6 परिषद होते थे नगर में, और प्रत्येक परिषद में 5 आयुक्त होते थे। मौर्य शासन व्यवस्था में जिम्मेदार व्यक्ति जो थे वो राजा था, और राजा के बाद मंत्री परिषद, राज्यपाल, स्थानिक और ग्रामिक। कर्तव्य अब हम देखेंगे राजा के क्या कर्तव्य थे। आंतरिक एवं बाहरी आक्रमण से बचाव। मंत्री परिषद की राजा को सलाह देना। राज्यपाल प्रांतीय शासन व्यवस्था देखना, न्याय देना, विकास के काम करना, सिंचाई, सड़क, व्यापार आदि के कार्य। स्थानिक स्थानीय शासन व्यवस्था देखना। जो ग्रामिक थे वो गांव की समस्याओं को ग्रामिक द्वारा ग्राम सभा की सहायता से हल किया जाता था। इतने बड़े साम्राज्य के अच्छे प्रशासन के लिए 3 स्तरों में शासन व्यवस्था की, जैसा कि हमने अभी टेबल में देखा भी था। पहला था प्रांत, जनपद और नगर गांव। इस समय नौकरशाही व्यवस्था थी। वेतन राजकोष से दिया जाता था। प्रांत से लेकर गांव तक की वस्तु स्थिति को राजा समय समय पर दौरा करके स्वयं भी देखता था। गुप्तचर पूरे साम्राज्य की सूचना राजा को देते थे। बाहरी आक्रमण व आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए थल, जिसमें पैदल, हाथी, घोड़े व जल सेना राजा के पास थी। इतनी बड़ी व्यवस्था चलाने के लिए धन की आवश्यकता थी, जिसके लिए राजा की नीति खजाने को हमेशा भरा रखने की थी, और इस समय राजस्व व्यवस्था जो थी वह बहुत अच्छी थी। कृषि कर, सिंचाई कर, व्यवसायी संगठनों पर बिक्री कर आय के मुख्य स्रोत थे। इन करों को बड़ी सावधानी से इकट्ठा किया जाता था और इन करों का लेखा जोखा रखा जाता था। राज्य में आने वाले जंगलों एवं खानों पर राजा का स्वामित्व होता था। राजा अपनी सेना के लिए हथियारों का निर्माण करता था, और लगभग 2500 वर्ष पहले के शासन का ढांचा आज भी हमारे देश के शासन के ढांचे से मिलता है। अब हम मेगस्थनीज की नज़र से देखेंगे कि उनके नज़र में वहाँ के जो लोग थे वो कैसे थे।
उस समय वहाँ के लोग सभ्य थे। वे अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। वे अपनी कही बातों का पालन करते थे। वे झूठी गवाही नहीं देते थे। उनके महल जो थे वो सोने चांदी से बने थे। मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र का क्षेत्रफल 9 मील लंबा, 1.5 मील चौड़ा था। तक्षशिला से पाटलिपुत्र तक की सड़कों के दोनों ओर छायादार वृक्ष तथा जगह जगह पर कुएं थे। चंद्रगुप्त के बाद उनका बेटा बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक मगध का सम्राट बना। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उसमें से कलिंग स्वतंत्र हो गया था। अतः उत्तराधिकार प्राप्त करने के बाद अशोक के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? कलिंग की विजय। इस तरह से कलिंग के राजा और अशोक में एक युद्ध हुआ, जिसमें कि कलिंग एक स्वतंत्र राज्य है जो उसे यह लगता था कि वो हमें अशोक के खिलाफ कभी भी कोई भी विद्रोह कर सकता है। इस युद्ध में कलिंग की सेना को भारी क्षति हुई और सेनापति जो थे वो युद्ध में काफ़ी लोग मारे गए। युद्ध के भयानक दृश्यों एवं परिणाम को देखकर अशोक जो थे वो बेचैन हो उठे और उनके मन की शांति ढूंढने की कोशिश की। और तभी उन्हें एक बौद्ध धर्म के भिक्षु उनसे उनकी मुलाकात हुई, जिन्होंने उसके बाद उनसे बात करने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, अब वह भविष्य में कोई भी युद्ध नहीं लड़ेगा। इसके बाद उन्होंने अशोक में परिवर्तन आने लगा और उसने अपना सारा ध्यान लोगों की भलाई और खुशी में लगाना शुरू किया। यात्रियों की सुविधाओं के लिए उसने विश्राम गृह एवं मरीजों एवं पशुओं के लिए चिकित्सालय बनवाए। उसने कई स्तंभ बनवाए और अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह खंभों के ऊपर सिरों पर कहीं बैल, कहीं हाथी तो कहीं सींग बनवाए। उसने शिलाओं और गुफाओं पर अपने संदेश खुदवाए। अब हम अशोक का धर्म को, जिसे वो पाली भाषा में धम्म कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे कि अशोक जो थे वो स्वयं राज्य में दूर दूर के जगहों का दौरा करते थे। अशोक ने अपने राज्य में जगह जगह चट्टानों पर लंबे, सुंदर, चमकाए हुए पत्थरों से बने खंभे गड़वाए। इन खंभों पर वहाँ के अधिकारियों व लोगों के लिए अपने संदेश भी खुदवाए ताकि लोग उसकी बातों पर ध्यान दे सके। उसने यह संदेश लोगों की बोलचाल की भाषा यानी प्राकृत भाषा में लिखवाए। चट्टानों व खंभों पर खुदे उनके संदेशों से हम अशोक के समय की कई बातें जान सकते हैं, जैसे कि हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, उनका यह मानना था, इसीलिए वे बहुत दुखी हुए। इस युद्ध के बाद मन लगाकर उन्होंने धर्म का पालन किया और दूसरों को भी यही शिक्षा दी। उनके अनुसार धर्म से जितना युद्ध से जीतना बेहतर है। मतलब हम किसी भी युद्ध को युद्ध ना करके हम उसे धर्म से जीतना चाहिए। उन्हें ये सब बातें जो थे उन्होंने काफ़ी जितने भी खंबे थे और शिलाओं पर खुदवा दिया ताकि उनके पुत्र और आगे जितने भी उनकी पौत्र होंगी वो युद्ध करने की बातचीत ना सोचे और धर्म फैलाने की बात सोचे। उसने जीवन के बारे में प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग से अधिकारी रखे, जिन्हें धम्म महामात्र कहा गया, और उनका काम था कि गांव-गांव, नगर-नगर जाकर लोगों को सही व्यवहार की बातें बताएं। अब हम आइए अशोक के संदेश को पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ किसी जीव को मारा नहीं जाएगा और उसकी बलि नहीं चढ़ाई जाएगी। लोग तरह तरह के अवसरों पर तरह तरह के संस्कार करते हैं। ऐसे धार्मिक संस्कारों को करना तो चाहिए, पर इनसे मिलने वाला लाभ कम ही है। कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जिनसे ज़्यादा फल मिलता है। वे क्या है? वो हैं दास और मजदूरों से नम्रता का व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, जीव जंतुओं पर दया करना और गरीबों को दान देना। आपको यह जानना चाहिए कि अशोक जो थे वो प्राचीन भारत के एक महान शासक हैं। अशोक को इसीलिए महान नहीं कहा जाता कि उसने प्राचीन भारत के सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, बल्कि विश्व को शांति
अहिंसा का संदेश देने और उसकी जन कल्याण की भावना के कारण ही उसे महान कहा गया है। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और बेटी संघमित्रा को अपने संदेश के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों में एकरूपता लाने के लिए पाटलिपुत्र में एक बड़ी सभा की, जिसे तीसरी बौद्ध संगति सभा भी कहते हैं। यहाँ पर टेबल में ये भी दिया है कि जो प्रथम बौद्ध संगति थी वह अजातशत्रु के समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगति जो है वह कालाशोक के समय, और तृतीय बौद्ध संगति जो कि अभी हमने पढ़ा अशोक के समय, और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है वह कनिष्क के समय हुआ था। इसके अतिरिक्त अशोक ने बौद्ध स्तूपों एवं बौद्ध विहारों, भिक्षुओं के रहने का स्थान जो होता है उसका निर्माण कराया। सांची स्तूप के निर्माण की शुरुआत उसी ने कराई थी। पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए 4 सिंह हमारा राज चिन्ह है। इसे अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। विश्व के इतिहास में अशोक के समान उदार व मानवतावादी सम्राट आज तक नहीं हुआ है। मौर्य समाज का पतन क्यों हुआ? वंशानुगत साम्राज्य तभी तक बने रहते हैं जब तक योग्य शासकों की कड़ी बनी रहती है। अशोक के दुर्बल उत्तराधिकारियों के कारण दूरस्थ प्रांत स्वतंत्र होने लगे और देश में विदेशी आक्रमण होने लगे। धीरे धीरे साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। पुष्यमित्र शुंग जो मौर्य समाज में सेनापति था ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त की हत्या कर मौर्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। संगम साहित्य क्या होता है? मौर्य समाज के समकालीन सुदूर दक्षिण में 3 राज्य, चोल जो कारोमंडल तट पर, चेर जो कि केरल एवं पांड्य जो कि दक्षिण छोर में थे। इन राज्यों के इतिहास की जानकारी तमिल भाषा के प्राचीनतम साहित्य जो कि संगम साहित्य में मिलती है, जो प्रथम शताब्दी में लिखा गया था, और इससे ही इन राज्यों के जीवन एवं संस्कृति का पता चलता है। जैसा कि इस पाठ में हमने मौर्य समाज के बारे में पढ़ा, किस तरह से चंद्रगुप्त ने इसकी स्थापना की और किस तरह से अशोक ने अपने अहिंसा के पथ पर चलकर और बौद्ध धर्म को अपनाया। तो इस पाठ के बाद अब हम अगली वीडियो में इसके अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।